हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को हम सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर चुके थे। आज हमारे यहाँ पर पॉलिटी के सेगमेंट पर बात कर रहे हैं और पॉलिटी का सेगमेंट की बात की जाए तो आज हमारा अंतिम पॉलिटी के सेगमेंट पर हम बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की आयोग और संस्थाएं और मध्य प्रदेश में सुशासन गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। ये दोनों चैप्टर आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट यहाँ पर हम करवा देंगे। इसके बाद हमारा फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में हम जो है बढ़ चलेंगे। पर आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग और संस्थाओं के बारे में बात करें और इसमें भी सबसे पहले मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा आते ही आते हैं धरतियों, क्योंकि आयोग के बारे में अलग से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग में बात किया है तो यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसा है? संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान में गठन है और संविधान में अनुच्छेद 315 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखा जाए तो 2022 में आ चुका था। मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 27 अक्टूबर 1956 के अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लोज 3 के तहत इसको स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय इंदौर में है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्यों के रूप में इसको कार्य किए जाते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? संरचना में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तो बात की जाए, राज्यपाल के द्वारा इसकी जो है नियुक्ति को की जाती है। इसका जो कार्यकाल है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो भी पहले हो तब तक के लिए कार्य करता है। त्यागपत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल को त्यागपत्र जो है सौंप सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार पूछा जाए तो केवल राष्ट्रपति को है। ध्यान रखना है। नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भाई साहब राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है, गवर्नर नियुक्ति करते हैं। वहीं अगर हटाने वाली बात आ जाए सामने, तब प्रेसिडेंट जो है आपके राष्ट्रपति जो है हटाते हैं। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए कौन थे राज्य लोक सेवा आयोग के? तो श्री डी.वी. रेंगे थे। और वर्तमान में अध्यक्ष बात की जाए तो राजेश लाल मेहरा है, जो कि 18वें नंबर के आपके अध्यक्ष हैं। हालांकि अपडेटेड है, लेकिन फिर भी आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार देख लेना। लोक सेवा आयोग के कुछ कार्य होते हैं, जैसे राज्य की सेवाओं और संवर्गों में नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना, पदोन्नति, स्थानांतरण के मामलों का निपटान करना, कार्मिक प्रबंधन से जुड़े मामलों का निपटान करना, राज्यपाल के द्वारा कुछ निर्धारित अन्य कार्य होते हैं उनको भी किया जाता है। तो ये सभी कार्य आपके राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। मध्य प्रदेश में कुछ राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें से टॉप 5 की पहले बात करें तो डी.वी. रेंगे, एच.सी. सेठ, एस.पी. मुसरान और आर. राधाकृष्णन और एम.पी. श्रीवास्तव। बाकी अगर बात की जाए तो 16वें नंबर के विपिन बेहोर, 17वें नंबर के भास्कर चौबे और 18वें नंबर के वर्तमान में 2018 से राजेश लाल मेहरा बने हुए हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर लेना या लिख सकते हो। हालांकि इतना आयोग के अध्यक्ष के नाम आते कम है, तो पहला या लास्ट वाला ही पूछा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित सबसे पहले बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का। आयोग के बारे में इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जून 1995 को स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय भोपाल में है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और कार्यकाल केवल 3 सालों का होता है। वर्तमान अध्यक्ष पद की बात किया तो यह रिक्त है, खाली पद है। आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता है, जितने भी आयोग आपके आते हैं, कोई भी आयोग हो, इसकी आपको 2 चीजें जरूर याद करना है। एक, संरचना इसमें कौन कौन है, जैसे अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। दूसरा, आपको ये जरूर याद कर लेना है कि इसका कार्यकाल कितने सालों का होता है। 2-3 चीजें इस सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में आती हैं। परिवेश ईयर उठा के देख सकते हो, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग की बात की है तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। तो मतलब कि टोटल बाल संरक्षण में 7 सदस्य होते हैं, जिसका मुख्यालय भी भोपाल में ही है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की सिफारिश पर की जाती है, लेकिन इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है अध्यक्ष का, 3 वर्ष और 60 वर्ष होता है सदस्यों का कार्यकाल। तो बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अलग अलग है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो श्रीमती शीला खन्ना थी और वर्तमान अध्यक्ष की बात किया तो दविंद्र मोरे है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग।
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 29 जून 1995 को की गई थी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 338 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। 3 वर्ष के लिए कार्यकाल नियुक्त होता है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य थे और वर्तमान अध्यक्ष जो है पद रिक्त है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसमें भी 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर। इनका कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी हो तब तक के लिए राज्य मानवाधिकार का कार्यकाल होता है। प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो खलील उल्लाह खां थे इसके प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष मनोहर मम तानी है। वर्तमान में यह कार्यवाहक के तौर पर चुने गए हैं। आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत संबंधित मामलों की सुनवाई जिला स्तर पर करता है। तो ये फैक्ट है, एक मतलब कि समझ सकते हो कि कुछ टर्म्स में याद करने के लिए हो सकता है आ जाए एग्जाम में। आपके द्वारा कार्यक्रम जो है आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामला जिला स्तर पर जो है सुनवाई को करता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में राजनीति आयोग। राजनीति आयोग की स्थापना फरवरी 2020 में की गई थी और यह बहुसदस्यीय इसमें संरचना है, मतलब कि बहुत सदस्य इसमें होते हैं। मुख्यमंत्री इसका जो है पदेन अध्यक्ष होता है। सीएम जो होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं। राजनीति आयोग का भी कार्यालय भोपाल में है। इसकी नियुक्ति जो है राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि वर्तमान में सीएम हैं, और उपाध्यक्ष वर्तमान में सचिन चतुर्वेदी है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। खाद्य संरक्षण आयोग की बात करने से पहले आप लोग के लिए छोटा सा अपडेट है कि हमारे ऐप पर यूपीएससी नट ऐप है, जिस पर टेस्ट सीरीज आ चुकी है एमपीपीएससी के लिए, और टेस्ट सीरीज जो है मल्टीपल कोचिंग की आ चुकी है, जिसमें आकार, एमजीआईसीएस, एसजेएम, आपकी सफलता, चैंपियन, अलग अलग कोचों के टोटल 5 कोचों की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसकी पीडीएफ फॉर्म में आप जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। लेकिन सभी को डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप पर जाना है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की बात की जाए, इसकी स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी। 11 अप्रैल 2017 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद स्थापना 2 महीने के बाद 21 जुलाई 2017 की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होते हैं। टोटल इसमें जो सदस्य हैं आपके 7 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सचिव। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए कार्यकाल पर रहते हैं। इसका जो कार्य है खाद्य संरक्षण आयोग का, खाद्यान्न वितरण में धांधली होती है उसको रोकने का कार्य करता है। खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार का कार्य करता है। राज्य सरकार को सलाह देने का भी यह कार्य करता है। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसकी स्थापना 13 मार्च 1993 को की गई थी। इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके थे और वर्तमान में अध्यक्ष की बात किया तो रामकृष्ण कुसमुरिया है। संशोधन 2021 में कुछ हुए थे इसमें, जैसे 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति इसमें की जाएगी जो पिछड़ा वर्ग संबंधी मामलों से संबंधित है। 5 सदस्यों में से 1 अध्यक्ष होगा, 1 उपाध्यक्ष होगा, 1 महिला सदस्य होगी और 2 अन्य सदस्य होंगे इसमें। ये आपके 2021 में संशोधन किए गए थे। देखो आपको ना एक चीज याद रखना है, जितने भी आयोग हैं आपको पहले अपनी कॉपी में एक तरफ आयोग लिख लेना है, दूसरी तरफ इनका कार्यकाल लिख लेना है, तीसरी तरफ इनकी नियुक्ति लिख लेना है। नियुक्ति के बाद एक तरफ इनको आपका क्या लिख लेना है, इनका कौन संरचना में कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो आप इनको डायरेक्ट लिखते चलोगे ना, और मुख्यालय लिख लेना है। तो आप एक पेज में एक लाइन में एक ही साइड से पूरा लिखना, जिससे कि आपको एक बार में सारे याद हो जाएंगे, है ना, तो आपको आराम से याद कर पाओगे। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की बात किया तो 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन था। इसमें 1 मुख्य आयुक्त होते हैं और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। टोटल इसमें 11 सदस्य होते हैं। भोपाल इसका मुख्यालय है। राज्यपाल के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर अध्यक्षता चयन समिति के मुख्यमंत्री करते हैं, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह जो है आपका कार्यकाल तक रहते हैं।
कार्य है कि सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना। आयोग के पास दायर शिकायतों, अपीलों का समय पर निपटान करने के लिए इसका कार्य देखा जाता है। प्रथम सूचना आयुक्त की बात किया तो टी.एन. श्रीवास्तव थे, ये लिख लेना, ये इंपोर्टेंट है। वर्तमान सूचना आयुक्त श्री विजय यादव हैं। विशेष तथ्य इसके लिए फैक्ट है कि राज्य सूचना आयुक्त को यदि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो वह उसकी कुल अवधि के 5 वर्ष से अधिक जो है नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की बात किया तो मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1994 को की गई थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 वर्ष का मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, जिसका हेडक्वार्टर की बात किया तो भोपाल में है। नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वर्तमान अध्यक्ष हिम्मत सिंह कोठारी हैं, जो कि 5वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है, जिस तरह एमपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, उसी तरह आपका मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान में भाग 9 में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद आर्टिकल 243 के आर्टिकल में इसका वर्णन है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई थी और 15 फरवरी 1994 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। संरचना में एक सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय भोपाल में है। सदस्यों में थोड़ा सा अभी आगे बात करेंगे। सदस्यों में एक सदस्य होते हैं, मुख्यालय भोपाल में है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका जो कार्य है स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, जो लोकल बॉडीज में चुनाव होते हैं, जैसे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, इसका चुनाव करवाता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक अपने कार्य पर जो है नियुक्त बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 सितंबर 2013 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु निर्धारित जो है कर दिया गया है। तो हाल ही में चेंज किया गया था 2013 में, पहले इसके कार्यकाल जो है कम था। अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार पंचायती चुनाव हो चुके हैं? 6 बार पंचायती चुनाव हो चुके हैं। इसको याद कर लेना, एग्जाम में आता है ऐसे लिखकर 3, 4, 5, 6 भूल जाते हो तो 6 बार अब तक पंचायती चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एन.बी. लोहानी है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव है। अगर हम बात की जाए आपके कुछ निर्वाचन आयुक्तों की सूची, एन.बी. लोहानी पहले नंबर पर थे, दूसरे गोपाल शरण शुक्ला, तीसरे आदित्य विजय सिंह, चौथे अजीत राय यादव, 5वें आर परशुराम, 6वें बसंत प्रताप सिंह और 7वें मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। 1 जनवरी 2025 से वर्तमान तक ये अपने कार्य पर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग की बात किया तो यह एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक संस्था है। राज्य महिला आयोग की बात किया तो अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसको स्थापित जो है किया गया है। राज्य महिला आयोग की स्थापना की बात किया तो 23 मार्च 1998 को इसकी स्थापना जो है की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य और 1 सचिव होते हैं, टोटल 7 सदस्य होते हैं। भोपाल में इसका मुख्यालय है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 3 वर्ष का इसमें कार्यकाल होता है। राज्य की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया आयोग की श्रीमती हेमंत पोर्ते थी और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आपका पद रिक्त है, ध्यान रखिएगा। तो अभी बात की जाए, आपके 7 महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं, हेमंत पोर्ते, सविता इनामदार, रेलम चौहान, कृष्णकांता तोमर, उपमा राय, लता वानखेड़े और वर्तमान में जो बनी हुई थी शोभा ओझा थी। 2020 से जून 2022 तक चुनी गई थी। अभी यह पद जो है रिक्ति की अवस्था में बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ आयोग की बात की है। अब सुनो आप लोग एक बात, आयोग बहुत सारे हैं, जैसे आयोग ना 18 के आसपास आयोग हैं। अब 18 आयोग तो इस बुक में बताए नहीं गए, इस बुक में बताए गए हमें इंपोर्टेंट जो है आयोग थे। अभी आयोग पर हम स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे जो कि परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो आयोगों की वीडियो लाएंगे ना, उसको एक एक करके चैप्टर पे प्रॉपर बात करेंगे और ऐप पर पूरा अपडेटेड रहेगा। तो उसको आप लोग देखने के लिए ऐप पर भी थोड़ा सा एक्टिव रहा करो कि भाई उस पर भी क्या चल रहा है, जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो सके। कभी कभी क्या है कि यूट्यूब पर नहीं आता है, ऐप पर ही केवल आता है। तो यूनिट 10 जैसे आप देख पाओगे तो ऐप पर प्रॉपर जो है फास्ट चल रही है, तो उस पर आप जाके देख लीजिएगा। चलिए खैर, हम बात करेंगे 42वें चैप्टर की, मध्य प्रदेश में सुशासन के बारे में। मध्य प्रदेश में सुशासन गवर्नेंस के बारे में ये नया चैप्टर है और हाल ही में इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इस क्वेश्चन की थोड़ा सा प्रश्न की सामान्य परिचय की बात करेंगे इस चैप्टर की। तो सुशासन का आधार प्राचीन भारत में कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र में मिलता है।
जहां प्रजा कल्याणकारी राजा के गुणों का वर्णन किया गया है। आधुनिक वैश्विक स्तर पर सुशासन की अवधारणा 1992 में विश्व बैंक की गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट से प्रचलित हुआ है। भारत में इसका बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्या हुआ? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। सुशासन का तात्पर्य दिए गए अधिकारों का प्रयोग जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ पूर्वानुमित हो, सहयोगी और गतिशील होना, डायनेमिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में सामाजिक राजनीतिक इकाई के स्तर इस प्रकार चलाना के वांछित परिणाम दे। सुशासन का संबंध एसडीजी सतत विकास लक्ष्य के क्रमांक 16 से है, जो शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकार, सुरक्षा, सुधार की बात जो है करता है। तो ये आपके एक तरीके से गवर्नेंस है, मतलब कि सरकार के द्वारा कोई हमें अधिकार दिए गए हैं, उसमें जवाबदेही सरकार की होना चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। भाई आपका अगर उसको प्रयोग करने का अधिकार मिल रहा है तो हमें भी अधिकार होना चाहिए। इस तरीके से सुशासन को बढ़ावा जो है दिया जाता है। सुशासन के कुछ घटक हैं, जैसे भागीदारी, जैसे सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायित्व, प्रभावी और कुशल, न्याय संगत, समावेशी हो, कानून का शासन हो। ये सभी सुशासन के 8 प्रमुख घटक हैं। अब सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में सुशासन की कुछ पहलों के बारे में बात करते हैं, जिसमें साइबर तहसील सबसे पहले आता है। जून 2022 में इस व्यवस्था को ईज ऑफ लिविंग को दृष्टिगत रखते हुए लागू किया गया था। सीहोर एवं दतिया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चालू किया गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम के तहत साइबर तहसीलें सभी जिलों 29 फरवरी 2024 में कार्यरत है। नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन निराकरण जो इससे किया जाता है। साइबर प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो आवेदन के माध्यम से होगा, उसके बाद आरसीएमएस में पंजीकरण होगा, साइबर तहसील के रूप में उपयुक्त होगा, उसकी तरफ से सार्वजनिक सूचना और पटवारी रिपोर्ट के लिए ज्ञापन जारी हो सकता है। निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसमें आपत्ति प्राप्त होती है। क्षेत्रीय न्यायालय को चिन्हित किया जाता है, नामांतरण आदेश पारित होते हैं और साइबर तहसील के द्वारा वेब जीआईएस अनुपालन होता है और आदेश के प्रमाणित प्रति अद्यतन भूमि रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जारी किए जाते हैं। तो आवेदन होने के माध्यम से यह जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी भी किए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया साइबर तहसील की प्रोसेस को यह दर्शाता है। इसके बाद अगर हम बात की जाए कुछ आपके फैक्ट है, जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको ना थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, बहुत तेज कोल्ड हो रखा है। खैर, बात की जाए लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, तो लोक सेवाएं जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र गारंटी रूप में प्रदान करने के लिए यह अधिनियम 2010 में लाया गया था। इस प्रकार का नियम लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। इसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनाया गया है। 548 सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान यहाँ पर किया जाता है। अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य से लोक प्रबंधन विभाग और लोक सेवा अधिकरण की स्थापना जो है की गई है। तो पूरे आप में डिटेल में ये 4 फैक्टर्स में से एक क्वेश्चन सामने निकल कर आया है, क्या कि भाई पूरे देश का ऐसा पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनाया गया है और वहां पर पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की गारंटी जो है ऑनलाइन माध्यम से दी गई है। नेक्स्ट आता है समाधान, एक दिन पहले सेवा प्रदाय। फरवरी 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था, एक दिन में नागरिक सेवा उपलब्ध करवाना। अब तक 2.65 करोड़ सेवाएं जो है इसमें दी जा चुकी हैं। सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत दी जाती है। इंटरव्यू में आया क्वेश्चन था, जुलाई 2014 में प्रारंभ की गई थी। कॉल सेंटर पर नागरिकों को शासकीय योजना की जानकारी दी जाती है, शिकायत और सुझाव भी दिए जाते हैं। फिर उसके बाद है महिला हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन भी 181 है। 8 मार्च 2020 में महिला दिवस के दिन इसको प्रारंभ किया गया था, महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए। उसके बाद सीएम जनसेवा हेल्पलाइन, इसका भी 181 है। 11 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया है। जनसंपर्क के माध्यम से 7 प्रकार की जनसेवाएं दी जाती है। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चालू खसरा प्रतिलिपियां, चालू नक्शा प्रतिलिपियां, भू अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि, खसरा खतौनी की कॉपी और चालू खतौनी की प्रतिलिपियां इसमें जो है दी जाती हैं। यह सुविधा कॉल सेंटर और व्हाट्सएप दोनों के माध्यम से प्रदान की गई है। इसके बाद आता है सीएम डैशबोर्ड। सीएम डैशबोर्ड की बात की तो शासकीय योजनाओं के प्रभावी और क्रियान्वयन करने के लिए पारदर्शिता मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने के लिए डैशबोर्ड जो है लागू किया गया है, जिससे सीएम डैशबोर्ड कहते हैं। इसका प्रावधान 33 विभाग और 205 डैशबोर्ड इसके तहत जो है बनाए गए हैं। इसके बाद आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये थोड़ा इंपोर्टेंट एग्जाम में आ चुका पहले, अब शायद ना आए या आ जाए पता नहीं, पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के द्वारा 117 जिलों का इसके तहत चयन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश के कम विकसित जिलों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों को सुधार करना इसका उद्देश्य है। इसमें प्रावधान है 6 विषयों, जिसमें स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा,
कृषि जल, आधारभूत बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास को बढ़ावा देना। और यह मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है चल रहा है। इसके द्वारा आता है आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम, जो कि 2023 से प्रारंभ किया गया है। जितने भी मध्य प्रदेश के पिछड़े विकासखंड हैं, उनको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि सहयोगी सेवाएं, आधारभूत संरचना, सामाजिक विकास क्षेत्र को आगे बढ़ाना और सकारात्मक परिवर्तन करना। यह मध्य प्रदेश के 21 जिलों और 42 विकास खंडों को इसके तहत जो है कवर किया गया है। अब इसके तहत सितंबर 2024 में आंकड़ों पर यह जारी किया गया कि भारत में मध्य प्रदेश के झाबुआ के रानापुर विकासखंड और खरगोन के झरनिया विकासखंड में प्रथम और दूसरे स्थान पर है। तो झाबुआ का रानापुर विकासखंड पहले स्थान पर है, खरगोन का झरनिया विकासखंड दूसरे स्थान पर बना हुआ है। फिर आता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 2008, जिसे शुआन नाम से जानते हैं। संपूर्ण राज्य में ध्वनि, डेटा, वीडियो के माध्यम से संचार के लिए आदान प्रदान करती है। ई गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने का प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट आता है ई टेंडरिंग, इलेक्ट्रॉन टेंडरिंग। इसके तहत सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रय विक्रय, खरीद और बेचने के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, निविदा दस्तावेज के प्रकाशन, बिक्री आदि के लिए ई टेंडरिंग का प्रयोग जो है किया जाता है। ई टेंडरिंग प्रणाली का जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, उसके द्वारा सहारा लिया गया, मतलब उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, पारदर्शिता लाई जाएगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरी आती है MP कोड पोर्टल। MP कोड पोर्टल का विकास MPSEDC के द्वारा इस पोर्टल का विकास किया गया है। इसका उद्देश्य कि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण कानून, नियम और केंद्र सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण कानून है इस पोर्टल पर जो है रखे जाते हैं। इसमें न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को, जनप्रतिनिधि तथा जन सामान्य को विधि से संबंधित जानकारी की पहुंच जो है मिल जाती है। इसके बाद आता है एकल नागरिक डेटाबेस। एकल नागरिक डेटाबेस की बात किया तो शासन एवं उपभोक्ताओं के बीच में संपर्क सुधार के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में एकल नागरिकता डेटाबेस का समग्र रूप से बनाया जाता है। समग्र कार्ड और आधार, जो आपने सुना होगा, eKYC के माध्यम से लाभार्थियों को पहचान करके समाज कल्याण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद आता है गति संचार पोर्टल। गति संचार पोर्टल की बात की जाए तो पोर्टल जो है राज्य सरकार और सभी हितग्राहियों के मध्य एक सहयोगी संस्था के तंत्र के रूप में यह कार्य करता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल की बात की है तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में विकसित किया गया था। इसके 4 स्तंभ में भौतिक संरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी गवर्नेंस, हेल्थ एवं एजुकेशन और इकोनॉमी, आपके रोजगार से संबंधित जो है आपके मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल की शुरुआत की गई है। वर्तमान में 113 आउटकम, 547 आउटपुट, 1107 क्रियान्वित गतिविधियां इसमें शामिल हैं। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अब मध्य प्रदेश में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्या है, तो शासकीय जितने भी कार्यालय हैं, जो आपकी गवर्नमेंट कार्यालय हैं, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, API का सुरक्षा ऑडिट का टीम का कार्य जो है करती है। और यह टीम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार जो है कार्य करती है। राज्य में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से आपकी स्टेट कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पांस टीम जो है स्थापित की गई है। इससे क्या होगा, लोगों को सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया जाएगा। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान रखना है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी अवसर पर राष्ट्रव्यापी लागू की गई थी 24 अप्रैल 2020 को। इसका महत्व ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा ग्रामीण भारत के नागरिकों को संपत्ति रिकॉर्ड को देना, भूमि संपत्ति विवाद को कम करना। पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको कार्य किया जाता है। उपलोक सेवा केंद्र की बात किया तो प्रत्येक जिले की ग्राम पंचायत जिसकी संख्या 5000 या उससे अधिक है, उपलोक सेवा केंद्र को जो है खोला जाएगा। अब तक 204 उपलोक सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। लक्ष्य 730 उपलोक सेवा केंद्र खोलने का रखा गया है। उसके बाद आता है RCMS, रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम। यह मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई गवर्नेंस पहल है। यह कहां पर लागू होती है, मध्य प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में। प्रावधान है कि राजस्व संबंधी सभी मामलों को ऑनलाइन के माध्यम से पारदर्शी रखना, जिससे भ्रष्टाचार जो है कम हो सके, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जा सके। तो शासन में महिलाओं की भागीदारी, पंचायत के चुनाव जो होते हैं उसमें महिलाओं को न्यूनतम 50% आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार समूह की लगभग 17,000 महिला सदस्य पंचायत समितियों के रूप में निर्वाचित की गई हैं। नगरीय निकायों में 50% महिलाओं को सदस्य निर्वाचित करने की बात जो है रखी गई है। प्रयास व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से, सारा पोर्टल के माध्यम से, MP किसान ऐप, संपदा पोर्टल, ई मुलाकात, ई कोर्ट और ई विवेचना, ये सभी आपके अन्य प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुशासन के क्षेत्र में। तो शासन के लिए कुछ अन्य क्षमता संवर्धन योजनाएं हैं जो कि पुरानी हैं, 2007 में देख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या लिख लेना या पढ़ लेना, बस काफी है इतना, इससे ज्यादा आपको थोड़ा सा इसमें नहीं पढ़ना है।
मध्य प्रदेश में बात की जाए, कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल चल रहे हैं। इनको एक नज़र में मान लेते हैं, जिससे कि आपको कभी एग्जाम में आ जाए तो आप उससे रूबरू रहें और आपको याद भी हो जाएंगे। बस ऐप और पोर्टल है। इसके बाद हमारा पॉलिटी पूरा सेगमेंट जो है खत्म हो जाएगा। फिर इसके हम किस पर बात करेंगे अभी बता देंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लोकपथ मोबाइल ऐप की बात की जाए तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क संबंधी समस्याओं के लिए इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा है अग्रदूत पोर्टल, जनसंपर्क विभाग के द्वारा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, थोड़ा आपको दिखना स्टार्ट अच्छे से होता है। चलिए, फिर आता है अग्रदूत पोर्टल, जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो लक्षित समूह है, एक सिंगल क्लिक के माध्यम से सूचनाओं को प्रदर्शित इसमें किया जाता है। संपदा 2.0 की बात की जाए तो वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा पूर्णतः डिजिटली रजिस्ट्री के लिए इसको लागू किया गया है। पात्रता ऐप की बात किया तो ग्वालियर जिला प्रशासन के द्वारा आम नागरिकों के लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया है। विमर्श पोर्टल की बात किया तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्यालयों के अकादमिक सुदृढ़ीकरण और गुणवत्ता में सुधार के लिए इसको लॉन्च किया गया है। समर्थ पोर्टल की बात की जाए तो विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। ईडीआर पोर्टल की बात की जाए तो नगर ग्राम निवेश संचालनालय प्रदेश में सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधित सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उपाय पोर्टल की बात की जाए, उपाय ऐप की बात किया तो विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत संबंधी शिकायतें जितनी भी होती हैं उनको निराकरण करने के लिए लॉन्च किया गया है। मनहित ऐप की बात की जाए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसको लॉन्च किया गया है। साइबर कॉप ऐप की बात की जाए तो इंदौर पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर कॉप ऐप लॉन्च किया गया है। दिशा पोर्टल वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। सीईओ एमपी पोर्टल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। सी विजिल ऐप की बात करें तो इम्पोर्टेंट है ये, निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है। सुविधा पोर्टल की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। एक ग्राम स्वराज्य ऐप की बात की जाए, सभी पंचायतों के कामकाज के लिए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये इंपोर्टेंट है। सरल संयोजन पोर्टल की बात किया तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने लॉन्च किया है। एमपी फॉर्म गेट ऐप की बात किया तो कृषि उपज को विक्रय करने के लिए लॉन्च किया गया है। बलराम ऐप की बात किया तो किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। सागी बड़ी जो ऐप है, पर्यटन स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके इसके लिए लॉन्च किया गया है, इंपोर्टेंट है। जल दर्पण ऐप की बात किया तो जल जीवन मिशन से संबंधित इंपोर्टेंट है। एमपी कल्चर ऐप की बात किया तो संस्कृति विभाग से संबंधित है, इंपोर्टेंट है। ऊषा मोबाइल ऐप की बात किया तो ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिए है। एमपी 108 संजीवनी ऐप की बात किया है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के लिए लॉन्च किया गया है। ई विवेचना ऐप की बात किया तो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया गया, इंपोर्टेंट है। नशा मुक्ति ऐप की बात किया तो हार्टफुलनेस संस्था हैदराबाद के द्वारा जारी किया गया है। GIS सर्वे ऐप की बात की जाए, मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने लॉन्च किया है। 311 ऐप की बात किया तो इंदौर नगर निगम के सेवा संचालन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोषण ट्रैकर ऐप की बात किया तो मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अनमोल ऐप उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं होती है उसको ट्रैकिंग करने के लिए अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया, इंपोर्टेंट है। आयुष क्योर ऐप की बात की तो आयुष विभाग के द्वारा टेलीमेडिसिन ऐप है। वायु दूत ऐप की बात की तो अंकुर अभियान वृक्षारोपण से संबंधित है, इंपोर्टेंट है। ई गिरदावरी ऐप की बात की तो राजस्व विभाग से संबंधित है। एमपी किसान ऐप भी राजस्व विभाग से संबंधित है। ज्ञान प्रबंधन पोर्टल शासन के विभिन्न विभाग और जिला प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिस एवं नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। समग्र पोर्टल एकल नागरिक डेटाबेस है जो कि समग्र 2.0 लॉन्च किया गया था। ई अनुज्ञा पोर्टल की बात किया तो कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल मध्य प्रदेश गृह निर्माण अधोसंरचना मंडल के लिए लॉन्च किया गया है। भू अभिलेखित पोर्टल की बात किया तो राजस्व विभाग के द्वारा कंप्यूटरीकृत भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की बात किया तो जिला स्तर की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया, इंपोर्टेंट है। और जनसंपर्क एमपी ऐप मध्य प्रदेश संपर्क विभाग के द्वारा एक पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों ही लॉन्च किए गए हैं, जो कि थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने प्रमुख ऐप और पोर्टल थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो अभी तक हम किस किस टॉपिक पर बात कर चुके हैं अगर उसकी बात की जाए तो आज हमारे वैसे 41 और 42 रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट ही थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जाम में आते हैं। और सुशासन वाला तो आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, लेकिन एक दो बार याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पॉलिटी, हमारी ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सामान्य परिचय हो चुका है अभी तक। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास के बारे में बात करेंगे 43 की। 43 की हो सकता है 2 वीडियो आए, एक वीडियो में नहीं आ सकता है क्योंकि चैप्टर बड़ा है। मध्य प्रदेश की प्राचीन इतिहास जो है बड़ा चैप्टर है और
कहीं ना कहीं हो सकता है, तो इसको 2 वीडियो में लाने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद 44 मध्य प्रदेश की मध्यकालीन, फिर मध्य प्रदेश का आधुनिक, तो इस टाइप में फिर हम चलेंगे। लेकिन अभी पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, मध्य प्रदेश का इतिहास हमारा आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना यूपीएससी नेट, जिससे कि आपको मल्टीपल टेस्ट्स वगैरह आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए धन्यवाद।